बाहर दरवाजे के पास खड़ी जानवी दादी की ये सारी बात सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अब और वहां रुक नहीं पाई तो घर से बाहर चली गई। रास्ते पर चलते हुए जानवी खुद से कहती है, दादी, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। और ऊपर आसमान की ओर देखते हुए, पापा आप चिंता मत करो, मैं दादी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े, पर अब मुझे पैसों का इंतजाम करना है। पर कैसे? कुछ सोचते हुए, अरे मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। दादी आज तक मुझे जो भी पैसे देती थी वो मैं कितने सालों से जमा करते आ रही हूँ। अब तक तो वो काफी हो गए होंगे। और पिछले साल मैंने कॉफी हाउस में वेटरेस का काम भी तो किया था। वो पैसे भी अभी है मेरे पास। अब तक तो मैं और जमा कर लेती अगर दादी को पता ना चलता कि मैं वहाँ काम करती थी। खुद से ही बातें करते करते जानवी वापस घर आती है और देखती है कि दादी कमरे में नहीं है। वो बिस्तर के नीचे से अपना पिगी बैंक निकालती है जो कि मिट्टी का बना हुआ था। जानवी उसे नीचे फर्श पर दे मारती है। वो एक झटके से टूट जाता है और उसमें जानवी के जमा किए पैसे बाहर निकल आते हैं। जानवी नीचे बैठ जाती है और सारे पैसे इकट्ठे करती है और गिनने लग जाती है। ये हो गए पूरे 10,000। अरे, मैंने तो काफी पैसे जमा कर लिए। चलो इससे फीस तो भर दी जाएगी, पर अभी भी ये कम है। चलो उनका इंतजाम मैं फिर कर लूंगी। पहले कल जाकर ये तो जमा करवा दूं। ऐसे ही शाम हो जाती है। दादी घर में काम कर रही थी और जानवी बाहर गार्डन में बैठी थी। तभी निखिल उसके पास आता है और मुस्कुराकर कहता है, हाय जानवी, क्या कर रही हो? जानवी उसे कुछ कहने ही वाली होती है कि उसे निर्मला जी की कही बात याद आ जाती है। तो वो चुप हो जाती है और कुछ काम में कहकर वहां से चली जाती है। और वहीं निखिल को समझ नहीं आता कि जानवी को क्या हुआ है। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, पर फिर उसे लगता है कि शायद सच में कुछ काम होगा और फिर वो भी वहां से चला जाता है। अगली सुबह हमेशा की तरह बाकी सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और कॉलेज जाने वाले कॉलेज चले जाते हैं। पर आज जानवी थोड़ा लेट थी और वो जतिन को पहले ही भेज देती है। जानवी रास्ते पर चलते हुए आ रही थी कि तभी किसी से उसकी जोरदार टक्कर हो जाती है और वो एक साइड गिर जाती है। वो आदमी सॉरी बोलता है और आगे चला जाता है। जानवी खुद ही सड़क पर से उठती है और अपने बैग को देखती है जो कुछ ही दूरी पर गिरा था। उसमें से सारा सामान बाहर निकल गया था। जानवी अपना सिर हिलाती है और सारी चीजें वापस से बैग में रखने लग जाती है। फिर उसकी नज़र अपने बैग से ही गिरे अपनी फीस के पैसों पर पड़ती है और वो उन्हें उठाने लग जाती है। और इस चक्कर में उसे ध्यान नहीं रहता कि एक कार पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रही थी। जानवी उस कार से टकराने ही वाली होती है कि एक हाथ उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। जानवी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस बचाने वाले शख्स के सीने से लगती है। वो शख्स जानवी को खुद से दूर करता है। जानवी उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखती है। वो शख्स दिखने में काफी अमीर लग रहा था। उसने काले रंग का बहुत ही महंगा थ्री पीस सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में जर्मन मेड ब्रांड घड़ी थी और उस आदमी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जानवी एक पल के लिए उसके हैंडसम चेहरे में खोसी जाती है और फिर वो अपना सिर झटकती है और उस आदमी से कहती है, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। जानवी के सामने खड़ा आदमी अपनी शांत आवाज में उसकी ओर देखते हुए कहता है, पैसों का इतना लालच अच्छा नहीं है कि उसके बिना कुछ और दिखे ही ना। जानवी उस आदमी को अजीब नजरों से देखती है और कहती है, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर आप किसी से ऐसे बात नहीं कर सकते। वो आदमी जानवी को एक नज़र ऊपर से नीचे देखता है और बिना कुछ कहे अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। जानवी रास्ते पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। फिर वो खुद से कहती है, कैसा इंसान था ये। मैं धन्यवाद बोल रही हूँ और इसका एटीट्यूड ही नहीं संभल रहा है। और फिर वो अपना सामान उठाती है और वहां से कॉलेज के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसके बाहर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में ओबराय लिखा हुआ था। वो बिल्डिंग किसी शीशे की तरह धूप में चमक रही थी। उसके आगे एक पोर्स कार आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। वो एक नज़र चारों ओर घुमाता है और फिर अपने कोट का बटन बंद कर अपने कदम ओबराय बिल्डिंग के अंदर की ओर बढ़ा देता है। वो वहां से सीधा अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर चल देता है।
उसके वहां आने से सभी तरफ एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया था। जो भी उसे देख रहा था उसे ग्रीट कर रहा था। वो आदमी किसी को कोई जवाब दिए बिना वहां से सीधा अपने केबिन की ओर चल देता है और वहां जाते ही अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंक देता है और खुद जाकर चेयर पर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप खोल काम करने लग जाता है। उस आदमी की नजरें बस स्क्रीन पर थीं और उसकी उंगलियां पूरी स्पीड से लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक होता है। वो आदमी बिना दरवाजे की ओर देखे तेज आवाज में कहता है, गेट लॉस्ट। पर दरवाजे के बाहर खड़े शख्स को शायद अपनी जान प्यारी नहीं थी। वो फिर से नॉक करता रहता है। इस बार वो आदमी तंग आ जाता है और जोर से अपना लैपटॉप बंद करता है और तेज आवाज में कहता है, कम इन। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और एक लगभग 20 साल का लड़का अंदर आता है और धम से दूसरी चेयर पर बैठ जाता है। वो लड़का अपने दोनों हाथ बांधकर नीचे सिर कर बैठ जाता है। वो देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी से बेहद नाराज हो। वो आदमी उस लड़के को देखता है और शांत आवाज में कहता है, क्या हुआ तुम्हें अंश? अंश धीरे से अपना सिर उठाता है और उस आदमी को घूरते हुए कहता है, मुझे आपसे बात नहीं करनी भाई, मैं आपसे ढेर सारा गुस्सा हूँ। वो आदमी अपनी आंखें बंद कर दोबारा खोलता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, क्यों गुस्सा हो? अंश अपने भाई को देखते हुए कहता है, आप परसों अमेरिका से वापस आए थे और चलो कल मैंने आपको तंग नहीं किया, पर आपका आज तो हक बनता था कि मुझे मेरे लिए लाया हुआ तोहफा दे देते, और वो देने की जगह आप यहाँ पर आ गए और यहाँ तक कि मुझसे एक बार बात तक नहीं की। वो आदमी अंश को अजीब नजरों से देखता है, जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो, और फिर कहता है, कौन सा तोहफा? अंश अपने दोनों हाथ टेबल पर टिका देता है और उन पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहता है, वही जो सब लाते हैं अपने से छोटों के लिए जब वो कहीं बाहर जाकर आते हैं। वो आदमी उसे देखता है और कहता है, पहली बात कि मैं वहां पर घूमने नहीं गया था, काम से गया था। और दूसरी बात, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जिसे तोहफे लाकर दिए जाएं। और तीसरी बात उधार रही। अंश अपने भाई को आंखें छोटी कर देखता है और कहता है, आप घूमने ना सही पर गए तो थे ना। और मैं आपसे पूरा अपनी उंगलियों पर गिनते हुए 8 साल छोटा हूँ। तो आपका फर्ज बनता है कि मुझे तोहफा ला कर दो। और मुझे आपकी कोई बात उधार नहीं चाहिए, आप बस मुझे मेरा तोहफा दे दो। वो आदमी तेज आवाज में कहता है, अंश मैंने एक बार कह दिया कि कोई तोहफा नहीं है, और अब जाओ और अपना काम करो और मुझे भी करने दो। ये कहते हुए वो आदमी अपना लैपटॉप फिर से खोल लेता है। अंश उसका लैपटॉप बंद कर देता है और कहता है, आप ऐसे चिल्लाकर किसी और को डरा देते होंगे, मुझे नहीं। मैं भी यहाँ से अपना तोहफा लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। वो आदमी कुछ सोचने लगता है। उसे पता था कि उसका ये भाई ऐसे मानने वालों में से नहीं है, तो वो थोड़ा शांति से काम लेता है और कहता है, तुम्हारा तोहफा घर पर है, जब हम घर जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अंश खुश हो जाता है और फिर अपना दिमाग चलाता है और अपने भाई से कहता है, कहीं आप मुझे टालने के लिए तो ये नहीं कह रहे? नहीं, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगा? वो आदमी कहता है। और इस बार अंश मान जाता है और वहां से चला जाता है। अंश के वहां जाने के कुछ देर बाद ही कोई केबिन की डोर नॉक करता है। वो आदमी अब बुरी तरह से चिढ़ जाता है क्योंकि फिर से कोई आ गया था। वो शांत आवाज में कहता है, कम इन। तभी दरवाजा खोलकर एक लड़की अंदर आती है और उसे ग्रीट करते हुए कहती है, साहित्य सर, आपको मिस्टर ओबराय ने अपने केबिन में बुलाया है। साहित्य अपना सिर उठाकर उस लड़की को देखता है और हाँ में सिर हिला देता है। वो लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद साहित्य अपने हाथ में पकड़ रखे पेन को घुमाने लग जाता है और कुछ सोचने के बाद वहां से उठकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जानवी अपनी फीस भरती है और फिर क्लास लगाने के बाद सुहानी के साथ कैंटीन में चली जाती है और दोनों सहेलियां इधर उधर की बातें करने लग जाती हैं। वहीं साहित्य अपने डैड यानी कि मिस्टर ओबराय से मिले बिना ही कार लेकर कहीं चला जाता है और अपने केबिन में बैठे मिस्टर ओबराय उसका इंतजार कर रहे थे। तभी उनके पास उनका असिस्टेंट जिगर आता है और कहता है, सर, साहित्य सर यहाँ से जा चुके हैं। उसकी बात सुन मिस्टर ओबराय को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, मैंने उसे कुछ ज़रूरी काम के लिए बुलाया था और वो लड़का मेरी बात सुने बिना ही यहाँ से चला गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की?
और फिर खुद भी घर जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि पक्का साहित्य घर ही गया होगा। ओबराय मैंसन में साहित्य अभी घर पहुंचा ही था और सीढ़ियों के रास्ते अपने कमरे की ओर जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे मिस्टर ओबराय उसे आवाज़ देते हैं, साहित्य। साहित्य पीछे मुड़कर देखता है और वापस नीचे आ जाता है और बिना एक भी शब्द कहे मिस्टर ओबराय की ओर देखने लग जाता है। मिस्टर ओबराय ने इतनी तेज आवाज़ में साहित्य कहा था कि घर के बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं। मिस्टर ओबराय दांत पीसते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने केबिन में बुलाया था और तुम ऐसे यहाँ चले आए। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? वहीं साहित्य के दादाजी खुद से कहते हैं, इनमें फिर से झगड़ा ना हो जाए बस। साहित्य एक गहरी सांस लेता है और वापस से अपने कमरे की ओर जाने लगता है। तभी मिस्टर ओबराय की गुस्से से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। साहित्य बिना मुड़े जवाब देता है, पहली बात, मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझता, और दूसरी बात, मैं किसी को भी जवाब क्यों दूं, और रही तीसरी बात तो वो उधार रही। यह कहकर साहित्य वहां से चला जाता है। मिस्टर ओबराय गुस्से से उसे घूरते रह जाते हैं। वो उसे फिर कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी एक औरत पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखती है और उनके कंधे को सहलाते हुए कहती है, आप जाने दीजिए उसे, आपको तो पता ही है वो अगर किसी से बात करता है तो ऐसे ही करता है। आप गुस्सा मत कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मिस्टर ओबराय उस औरत की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, यह लड़का दिन पर दिन बदतमीज होता जा रहा है। इसे यह नहीं पता कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है, और इसे मुझसे ऐसे बात करता देख कंस क्या सीखेगा। वो औरत एक पानी का गिलास लेती है और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहती है, आप बस शांत रहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। मिस्टर ओबराय उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, तुम हो माया तो मैं हूँ। माया भी उनकी ओर देखकर मुस्कुरा देती है। वहीं कमरे में साहित्य गुस्से से अपनी टाई लूज करता है और उतारकर बेड पर फेंक देता है और सीधा बाथरूम में घुस जाता है और शावर चालू कर उसके नीचे खड़ा हो जाता है और दीवार पर लगे मिरर में जोर से अपना हाथ मारता है और वो शीशा टूटकर उसके हाथ में चुभ जाता है और उससे खून निकलने लग जाता है। साहित्य अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्यों, आखिर क्यों ये आदमी बार बार मेरे रास्ते में आ जाता है? मैं बस उससे नफरत करता हूँ। यही सब सोचते हुए वो पुरानी यादों में खो जाता है। ये तब की बात थी जब साहित्य सिर्फ 8 साल का था। उसकी माँ के मरने के बाद वो बहुत मायूस और सबसे दूर रहने लग गया था। उसके लिए अब उसके डैडी उसकी पूरी दुनिया थे। पर जब उसकी माँ की मौत के 2 दिन बाद वो अपने पापा से मिलने उनके ऑफिस में जाता है तो वहाँ देखता है कि उनकी सेक्रेटरी माया मिस्टर ओबराय की गोद में बैठी थी और वो दोनों एक दूसरे से हंसकर बातें कर रहे थे। माया मिस्टर ओबराय की उम्र से आधी उम्र की थी। साहित्य देखता है कि माया मिस्टर ओबराय से मुस्कुराकर कहती हैं, आपकी बीवी को मरे अभी 2 ही दिन हुए हैं और आप यहाँ पर ऐसे मेरे साथ हैं। आपको उनकी मौत का दुख नहीं हो रहा क्या? इस पर मिस्टर ओबराय उसे जवाब देते हुए कहते हैं, मुझे किस बात का दुख होगा? अच्छा ही हुआ कि मर गई, वरना मुझे उसे मारने के लिए कुछ सोचना पड़ता। और वैसे भी मुझे तो खुशी हो रही है, क्योंकि अब हम दोनों के रास्ते में कोई कांटा नहीं होगा। इस पर माया उन्हें देखते हुए कहती है, क्या कोई कांटा नहीं होगा? वो है ना आपका बेटा, क्या नाम था उसका? हाँ, साहित्य। और अब तो एक और बेटा आ गया है। मिस्टर ओबराय उसके बाल उसके कान के पीछे करते हुए कहते हैं, मुझे उन दोनों से कोई मतलब नहीं है, चाहे जिए चाहे मरे। ये सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़ा साहित्य सुन रहा था और उसकी आंखों में गुस्सा उतरा हुआ था। तब तो बहुत छोटा था, इसलिए कुछ नहीं कर सकता था। वो चुपचाप वहां से आ गया था और तब से उसके दिल में अपने डैड के लिए नफरत थी और उसने खुद को भी खुद में इतना सीमित कर लिया था कि उसने किसी से बात करना छोड़ ही दिया था। साहित्य इन सारी यादों से बाहर निकलता है और अपने हाथ में बह रहे खून को देखता है और फिर अपने हाथ को पानी के नीचे कर देता है। उसके हाथ से खून की बूंदें नीचे गिर रही थीं और पानी के साथ बह रही थीं। काफी देर बाद जब वो वापस कमरे में आता है और फिर से लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है, उसे समय का पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। तभी अंश भागता हुआ उसके कमरे में आता है और सीधा जाकर उसके बेड पर छलांग लगा देता है। अंश के अचानक आ जाने से साहित्य चौंक सा जाता है और उसे एक नज़र देखने के बाद वो अपना सिर हिला देता है और अपने काम में लग जाता है। अंश को अपनी सुबह वाली बात याद तो थी,
वो साहित्य से प्यार से कहता है, भाई। साहित्य तिरछी नज़र से उसे देखता है और फिर कहता है, क्या है? हंस अपने दांत दिखाते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। साहित्य को पता था कि हंस किस बारे में बात कर रहा है। वो अपना हाथ उठाकर सामने टेबल की ओर इशारा करता है और कहता है, वहां पर रखा है, जाकर ले लो। हंस बेड पर से नहीं उठता। उसकी नजरें तो कहीं और ही थी। जब साहित्य को महसूस होता है कि हंस अपना तोहफा लेने नहीं गया, तो वो उसकी ओर देखता है और हंस उससे नाराज होते हुए कहता है, आपने एक और मिरर तोड़ दिया। साहित्य को समझ आ जाता है कि हंस उसके हाथ पर लगी चोट की ओर देख रहा है, तो वो अपनी नजर दूसरी ओर घुमा लेता है। हंस अपना सिर हिलाता है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और साहित्य के हाथ से खून साफ करने लग जाता है, जो कि अब तक जम चुका था। हंस अच्छे से घाव को साफ कर उस पर पट्टी बांध देता है और बिना कुछ भी कहे वहां से जाने लगता है कि साहित्य उसे आवाज देता है, अब क्या हुआ? नहीं चाहिए क्या अपना तोहफा? हंस मुड़ता है और उसे देखते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, और ना ही मुझे आपसे कोई बात करनी है। मैं आपसे बहुत सारा गुस्सा हूँ। साहित्य की आंखें मुस्कुरा देती हैं, पर वो शांत आवाज में कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि कोई मुझसे क्यों नाराज है? हंस अपने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और नीचे देखते हुए कहता है, ये बात उधार की है, मैं नहीं बताने वाला। और अपना मुंह फुला लेता है। हंस की ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुन शायद हल्का मुस्कुरा देता है और उसके पास जाकर उसका मुंह अपनी ओर करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, आगे से कभी मिरर नहीं टूटेगा। हंस उसे घूरते हुए कहता है, और हाथ का क्या? हाँ बाबा, वो भी ठीक रहेगा। चलो अब तो अपना गिफ्ट ले लो, साहित्य कहता है। हंस उसकी बात सुन मुस्कुरा देता है और टेबल की ओर जाता है। वहां पर एक जैसे दो बॉक्स पड़े थे। हंस उसमें से एक उठाता है, क्योंकि उसे पता था जो चीज एक में है वही दूसरी में होगा। क्योंकि साहित्य जो भी चीज लेकर आता है वो एक खुद के लिए और वैसे ही हंस के लिए लेकर आता है। हंस खुशी से उस बॉक्स को खोलता है। उसमें एक बहुत ही महंगी वॉच थी, जिसके बिल्कुल बीच में एक छोटा सा सफेद रंग का हीरा लगा हुआ था, और उसके साथ ही उस वॉच के पीछे साहित्य का नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ था। हंस जल्दी से दूसरा बॉक्स खोलता है और उसमें वैसी ही बात थी, पर उस पर अंश के नाम का पहला अक्षर था। अंश की आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो अपने नाम वाली वॉच साहित्य को देता है और खुद उसके नाम वाली वॉच ले लेता है। साहित्य प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है, पसंद आई? अंश उसके गले से लिपट जाता है और कहता है, बहुत पसंद आई। साहित्य के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए, पर फिर वो अगले ही पल पहले जैसा हो गया, बिना किसी भाव के। और फिर वो कहता है, अच्छा अब जाओ, जाकर सो जाओ। हंस हामे से हिलाता है और वहां से जाने को होता है, और फिर कुछ सोचकर पीछे मुड़ते हुए और भागता हुआ साहित्य के बेड पर कूद जाता है। साहित्य उसे देखता ही रह जाता है कि अभी ये क्या हुआ। हंस फटाक से कहता है, मैं आज यहीं पर सो रहा हूँ और कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो साहित्य की बात सुने बिना ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। साहित्य अपना सिर हिला देता है और जाकर खिड़की पर खड़ा हो जाता है और चांद की ओर देखने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जानवी अपने कमरे से बाहर आती है और बाहर बैठ जाती है। आज उसे अपनी माँ बाबा की बहुत याद आ रही थी। वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उसके पास दादी थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों आज उसे सब अधूरा सा लग रहा था। वो ऊपर आसमान की ओर देखती है और खुद में ही कहती है, माँ पापा, दादी कहती हैं कि आप दोनों स्टार बन गए हो और ऊपर से हर रोज मुझे देखते हो। क्या आप आज भी मुझे देख रहे हो? मुझे ना आज आप दोनों की बहुत याद आ रही है। पता नहीं क्यों, पर रोना भी आ रहा है। आप दोनों मुझे क्यों छोड़कर चले गए? पता है, सब लोग मुझे ना मनहूस बोलते हैं और कहते हैं कि अगर मेरा साया किसी पर पड़ जाएगा तो उसकी किस्मत भी मेरी जैसी हो जाएगी। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ कि घर में कोई भी मुझसे ढंग से बात नहीं करता? हाँ, मुझे पता है कि मेरे पास दादी है, पर आपको पता है वो भी छुप छुप कर रोती हैं। शायद आज मेरे कारण ही उनको भी ये सब झेलना पड़ रहा है। आप लोग क्यों चले गए? यही सब कहते कहते जानवी की आंखों से आंसू किसी मोती की तरह उसके गाल पर लुढ़क कर नीचे आ गिरता है। वहीं दूसरी तरफ साहित्य अपने कमरे की खिड़की में खड़ा था और बाहर देख रहा था। वो कुछ देर आंखें बंद कर वहीं खड़ा रहता है और काफी देर बाद अपनी आंखें खोलता है और फिर एक नज़र अंश को देखने के बाद बिस्तर की ओर बढ़ जाता है और उसे कंबल उड़ाने के बाद खुद भी अपनी जगह जाकर लेट जाता है।
पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वही जानवी अभी भी वैसे ही बैठी थी। तभी कोई पीछे से आकर उसके सर पर हाथ फेरता है। जानवी चौंक कर पीछे देखती है तो वहां पर जतिन खड़ा था। जानवी उसकी ओर देखती है और जतिन आकर उसके साथ बैठ जाता है, पर कुछ नहीं कहता। उन दोनों के बीच गहरी शांति थी। फिर कुछ देर बाद जतिन कहता है, खाना खा लिया तूने? जानवी हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, हाँ खा लिया। जतिन फिर उसकी ओर देखता है और कहता है, चल कहीं बाहर चल कर आए। जानवी उसे देखती है और कहती है, इतनी रात को? पर कहाँ? जतिन खड़े होते हुए कहता है, यहीं पास में, ज्यादा दूर नहीं, ऐसे ही एक चक्कर काट आते हैं। जानवी भी खड़ी हो जाती है और वापस घर के अंदर जाने लगती है और कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही। पर इतने में जतिन उसे पकड़कर खींचता है और कहता है, ऐसे कैसे नहीं जा रही, चल। और जानवी को खींचते हुए घर से बाहर ले जाता है। तभी उसके पीछे ही निखिल आ जाता है और कहता है, तुम लोग कहीं जा रहे हो? जतिन पलटता है और उसे देखते हुए कहता है, हाँ बस यहीं पास में ही। निखिल खुश होते हुए कहता है, अगर तुम लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं भी साथ में आ सकता हूँ? जतिन हाँ में सिर हिलाता है और वो तीनों कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साहित्य न जाने कब से बिस्तर पर करवटें बदलता जा रहा था। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। आखिर वो उठ खड़ा होता है और अपनी कार लेकर कहीं बाहर चला गया। वहीं उधर जानवी, जतिन और निखिल चलते जा रहे थे। तभी जतिन की नज़र सामने एक पानी पूरी वाले पर पड़ती है। वो एक नज़र जानवी को देखता है। उसे पता था कि वो आज उदास है, तो उसका मूड सही करने के लिए जतिन मुस्कुराकर कहता है, चलो वहां पर पानी पूरी खाने। जानवी उसे देखते हुए कहती है, इतनी रात को? नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी। जतिन हैरानी से उसे देखता है और कहता है, तू लड़की होकर मना कर रही है? तभी निखिल जतिन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे लगता है कि ये डर रही है, कहीं हम इससे ज्यादा पानी पूरी खा गए और इससे कम खाए गए तो इसकी क्या इज्जत रह जाएगी। जानवी उसे घूर कर देखती है और कहती है, चलो आज देख लेते हैं। और यह कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं और दोनों लड़के हंसकर एक दूसरे को देखते हैं और उसके पीछे चल देते हैं। जानवी अब तक 10 पानी पूरी खा चुकी थी और फटाफट अगली खाने लगी थी। पर वहीं निखिल ने 12 और जतिन ने 8 पानी पूरी खाई थी। निखिल फटाफट खाता चला जा रहा था। तभी जतिन अपनी प्लेट रखकर कहता है, मैं तो बस, मुझसे और नहीं खाए जाएंगे। तभी जानवी एक और पानी पूरी मुंह में डाल लेती है और निखिल और जानवी ही खा रहे थे। भाई उनसे कुछ ही दूरी पर कोई उन तीनों को देख रहा था, पर उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ जानवी को ही देखे जा रही थी। जानवी खुशी खुशी खाए जा रही थी और वो शख्स दूर से ही उसे देखे जा रहा था। उसे भी नहीं पता था कि वो उसे क्यों देख रहा था। कुछ देर बाद वो अपना सिर झटकता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जानवी अभी सोकर उठी थी और उसे दादी कहीं दिखाई नहीं देती, तो वो उन्हें देखने के लिए वो घर के अंदर किचन की ओर चली जाती है और पीछे से जाकर दादी को गले से लगा लेती है। दादी उसकी ओर पलटती हैं और कहती हैं, उठ गई मेरी गुड़िया, ये ले, जल्दी से अपनी चाय पी ले, फिर नहाकर तैयार हो जाना। जानवी हाँ में सिर हिलाती है और वहीं खड़ी होकर चाय पीने लग जाती है। तभी निर्मला अपने कमरे से निकलती है और उसकी नज़र जानवी पर पड़ती है, तो वो अपने सिर पर हाथ रखकर चिल्लाती है, हे भगवान, सुबह सुबह इस लड़की का चेहरा देख लिया। आज का दिन तो गया मेरा। मनहूस कहीं की, इसे यह तक नहीं पता कि किसी के घर में सुबह सुबह नहीं घुसते। दादी निर्मला को देखती हैं और कहती हैं, क्या बोले जा रही हो तुम निर्मला? शायद तुम भूल रही हो कि ये घर मेरी जानवी का था, जो तुम लोगों ने। निर्मला उसी टोन में कहती है, हम लोगों ने क्या? दादी आगे कुछ कहने ही जा रही थी कि उन्हें अपनी सीने में तेज दर्द महसूस होता है और वो नीचे गिरने लगती हैं। पर जानवी झट से उन्हें पकड़ लेती है। जानवी घबराते हुए दादी को हिलाती है और बोलने लगती है, दादी, दादी क्या हुआ आपको? दादी आंखें खोलो ना प्लीज, आंखें खोलो ना। जानवी की आवाज़ सुन जतिन भागकर वहां आता है और जब वो ऐसे दादी को देखता है तो घबरा जाता है और जल्दी से आकर जानवी से पूछता है कि क्या हुआ दादी को। वहीं पास में खड़ी निर्मला बोले जा रही थी, और देखो ना, अब ये लड़की एक और मौत का कारण बनेगी। पहले अपने माँ बाप को खा गई और अब इस बेचारी को भी नहीं छोड़ा। जतिन और जानवी जल्दी से दादी को अस्पताल लेकर जाते हैं, क्योंकि दादी की हालत बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। कुछ ही देर में सभी अस्पताल में थे
और डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जानवी की आंखों में एक अजीब डर था कि कहीं वो अपनी दादी को खो न दे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, वो अभी ठीक है, पर यह उनका दूसरा हार्ट अटैक है। आपको उनका ध्यान रखना होगा और मैं यही सलाह दूंगा कि उनको कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रखा जाए। घर से ज़्यादा यहाँ पर उनकी अच्छे से देखभाल हो जाएगी और आप लोग कुछ देर बाद एक एक कर उनसे मिल सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और जानवी एक चैन की सांस लेती है कि दादी ठीक हैं, पर उसे इस बात की भी चिंता थी कि वो अभी अस्पताल में ही रहेंगी। कुछ देर कुछ सोचने के बाद जानवी राजेश जो वहां पर ही थे उनके पास आती है और कहती है, मामा जी, वो जैसा कि डॉक्टर ने कहा है कि दादी को यहाँ पर ही रखना है, तो क्या हम उन्हें यहाँ रख सकते हैं? इससे पहले कि राजेश कुछ जवाब देता, निर्मला बीच में ही बोल पड़ती है, देख जानवी, तुझे अपनी दादी को जहाँ रखना है वहां रख, वो तेरी मर्जी। पर एक बात कहे देती हूँ कि आज तो यहाँ हमने खर्चा भर दिया और इससे ज्यादा हमसे उम्मीद मत रखना। एक तो इतना महंगा अस्पताल है, ऊपर से यहाँ रहने का और दवाई का खर्चा हम नहीं उठा सकते। वो तो तू खुद ही देख। तभी राजेश भी निर्मला को सपोर्ट करते हुए कहता है, हाँ जानवी, हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते। तुम भी जानती हो कि अब जतिन और मीसा दोनों कॉलेज जाते हैं और उनका खर्चा भी अब बढ़ गया है, और ऊपर से हम लोग घर का भी सारा खर्च उठाते हैं, तो ऐसे में अस्पताल का खर्चा हम नहीं कर सकते। उनकी बात सुन जानवी अपना सर नीचे झुका लेती है। तभी निर्मला फिर कहती है, और एक बात, अब इस बारे में जतिन से कुछ मत कहना, वरना उसे लगेगा कि हम ही बुरे हैं जो ऐसा कह रहे हैं। पर तू खुद सोच, हम कहाँ से इतना खर्चा देंगे? जानवी कुछ नहीं कहती। तभी जतिन दादी की दवाइयाँ लेकर वहां आ जाता है और जानवी को परेशान देख कहता है, क्या हुआ जानू, तू इतनी उदास क्यों है? दादी ठीक है ना? जानवी जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ वो अब ठीक है। जतिन भी चैन की सांस लेता है और कहता है, चलो अच्छा है, पर हम दादी को घर कब लेकर जा सकते हैं? तभी निर्मला बीच में टपक पड़ती है और कहती है, वो बेटा बस एक आध दिन में ले जाएंगे, तू चिंता मत कर। और ये दवाइयाँ अंदर जाकर दिया। जतिन हामी सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है और निर्मला और राजेश भी घर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी जानवी के पास निखिल आता है और कहता है, जानवी, अगर तुम कहो तो क्या मैं अपने पापा से बात करूं कि वो तुम्हारी मदद कर दें? जानवी उसे मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, और तुम्हारा कॉलेज भी है, तो तुम अभी चले जाओ। निखिल उसकी ओर देखते हुए कहता है, पर तुम यहाँ पर अकेली? तभी जानवी मुस्कुराकर कहती है, मैं अकेली कहाँ हूँ, जतिन भाई है ना। निखिल हामी से हिलाता है और वहां से चला जाता है। और वहीं अस्पताल के बाहर निर्मला राजेश से कहती है, आप मेरी बात सुनो। राजेश उसकी ओर देखता है तो निर्मला आगे कहती है, मैं ये सोच रही थी कि अगर जतिन यहाँ रहा तो उस लड़की और उसकी दादी के बारे में ही सोचता रहेगा, तो आप ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए उसे कहीं भेज दो। राजेश हामी से हिलाता है और कहता है, कह तो तुम सही रही हो, ऐसा करता हूँ, उसे तुम्हारे मायके भेज देते हैं, कह देंगे कि उसकी नानी की तबीयत खराब है, और वो मान भी जाएगा, आखिर अपनी नानी से इतना प्यार जो करता है। निर्मला भी राजेश की बात में हामी भरती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं अस्पताल के अंदर जानवी परेशान थी कि अब वो कहाँ से पैसों का इंतजाम करे। वो अभी दादी से मिलकर आई थी और वो अब पहले से बेहतर थी। वहीं उसके पास जतिन बैठा था। तभी जतिन का फोन बजता है। वो फोन उठाता है और जैसे जैसे वो बात करता है उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लग जाती है। कुछ देर बाद वो फोन रखता है और उसे परेशान देख जानवी कहती है, क्या हुआ भाई? जतिन परेशान होते हुए कहता है, जानू, वो मामा जी का फोन था, नानी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और मुझे याद कर रही हैं। उसकी बात सुनने के बाद जानवी कहती है, तो आपको वहां जल्दी जाना होगा। इस पर जतिन कहता है, पर यहाँ पर तू अकेली? जानवी हल्का मुस्कुराकर कहती है, अरे मेरी चिंता मत करो, और वैसे भी अब तो दादी ठीक है, तो तुम अपनी नानी के पास जाओ, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। जानवी की बात सुन जतिन को वो ठीक लगता है कि वो जा सकता है, तो वो जानवी को अपना और दादी का ध्यान रखने का कहकर वहां से चला जाता है। अब जानवी वहां पर बिल्कुल अकेली थी। वो बीच बीच में जाकर दादी को देख आती और फिर वापस बाहर आकर बैठ जाती है और वहां पर बैठी आसपास के लोगों को देखती रहती है। वहीं दूसरी तरफ
ओबराय ऑफिस के एक कैबिन में साहित्य किसी पर गुस्से से चिल्ला रहा था। तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता। अभी तक तुम लोग एक अच्छा सा असिस्टेंट नहीं ढूंढ पाए। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? साहित्य के सामने खड़ा अमन डर से कांप रहा था। वो धीरे से कहता है, सर, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। साहित्य उसे बीच में टोकते हुए कहता है, ट्राई नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का समय है अमन। अगर कल के बाद मुझे असिस्टेंट नहीं मिला तो तुम मुझे तो क्या, किसी को भी अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। समझे? अब निकलो यहाँ से। अमन अपने पैर सिर पर रखकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है और बाहर आकर खुद से कहता है, अब मैं कहाँ से ढूंढूं असिस्टेंट? जो भी आता है वो सर के कारण भाग जाता है। आखिर भागे भी क्यों ना? एक तो सर का गुस्सा और ऊपर से उनके काम का तरीका किसी को भी उनकी नानी याद दिला दे। अब मैं क्या करूं? कहाँ से ढूंढूं असिस्टेंट? अमन अपनी किस्मत को कोसते हुए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जानवी अकेली अस्पताल में बैठी थी। तभी उसे सुहानी आती दिखाई देती है। वो जल्दी से जानवी के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है और फिर कहती है, मुझे अभी पता चला दादी के बारे में, तो मैं यहाँ आ गई। अब वो कैसी हैं? जानवी हल्का मुस्कुराकर कहती है, अब वो ठीक हैं। सुहानी को पता चल गया था कि जानवी थोड़ी परेशान है। वो जानवी के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, क्या हुआ जानवी, तू कुछ परेशान लग रही है। जानवी अपनी परेशानी किसी पर नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो कहती है, अरे कुछ नहीं, सब ठीक है। पर सुहानी नहीं मानती है तो आखिर जानवी को बताना पड़ता है कि वो क्यों परेशान है। सब सुनने के बाद सुहानी कहती है, तू ऐसा क्यों नहीं करती कि कहीं पर काम पर लग जा। जानवी गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, मेरी तो अभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है, ऐसे में मुझे कौन काम देगा? और अगर मैं किसी होटल वगैरह में भी लगती हूँ तो वहाँ से इतने पैसे नहीं मिलेंगे कि मैं यहाँ का खर्च उठा सकूँ। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। सुहानी कुछ देर कुछ सोचती है और फिर कहती है, शायद कोई है जो तेरी मदद कर दे। अगर जो मैं सोच रही हूँ वैसा हो गया तो तुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चल मेरे साथ। जानवी उलझन भरे लहजे में पूछती है, कहाँ चलना है? सुहानी उसका हाथ पकड़कर खींचती है और कहती है, चल तो सही, बताती हूँ। जानवी कहती है, एक मिनट रुक, मैं नर्स को बताकर आती हूँ कि दादी का ध्यान रखना जब तक मैं ना आ जाऊँ। सुहानी हाँ में सिर हिलाती है और फिर कुछ देर बाद ही वो दोनों अस्पताल से निकल जाती हैं। सुहानी और जानवी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी और सुहानी बार बार अपने फ़ोन पर टाइम चेक कर रही थी। उन्हें इंतजार करते हुए आधा घंटा बीत जाता है। तभी जानवी सुहानी से कहती है, और कितना टाइम लगेगा? हम कब से यूं ही खड़े हैं और तू बता भी नहीं रही कि यहाँ लेकर क्यों आई है। सुहानी जानवी को घूरती है और कहती है, कुछ देर चुप बैठना यार। जब से यहाँ आए हैं तब से पूछ रही है। पहले ही वो अभी तक नहीं आया जिसे मैंने बुलाया था। अब ना मेरा दिमाग घूम रहा है। जानवी सुहानी को गुस्से में देखकर चुप हो जाती है और उसके साथ वहीं खड़ी होकर इंतजार करने लग जाती है। तभी लगभग 5 मिनट बाद एक लड़का सामने वाली बिल्डिंग से निकलता है और सुहानी और जानवी की ओर आता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी सॉरी, मुझे देर हो गई, वो काम बहुत ज़्यादा था। सुहानी उसे आंखें छोटी कर देखती है और कहती है, देर नहीं, बहुत देर कर दी अमन। अमन कहता है, सॉरी बोला ना, अब बस कर। सुहानी सिर हिला देती है और जानवी की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह है मेरी बेस्ट फ्रेंड जानवी। और फिर अमन की ओर इशारा करते हुए, जानवी, यह है मेरा दोस्त अमन। जानवी और अमन एक दूसरे को हेलो बोलते हैं और फिर सुहानी अमन को देखते हुए कहती है, जानवी को जॉब चाहिए। अमन हैरानी से दोनों को देखता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझा नहीं। इस पर सुहानी कहती है, अभी समझाती हूँ। यह है जानवी और इसे एक जॉब चाहिए। यह कोई भी काम कर लेगी, बस सैलरी अच्छी होनी चाहिए। और यह कोई भी काम बहुत जल्दी सीख जाती है, बस इसे एक बार ही बताना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। करोगे ना? अमन बारी बारी दोनों को देखता है और फिर सुहानी से कहता है, मैं कहाँ से जॉब दूँ? क्या यह भी आप समझाने के कष्ट करेंगी सुहानी देवी जी? सुहानी मुस्कुराकर कहती है, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना। अभी समझाती हूँ। देखो, तुम्हारे पीछे जो कंपनी है वो कितनी बड़ी है और यहाँ पर तुम काम करते हो और तुम्हें कुछ तो पता होगा कि अभी कौन सी पोस्ट खाली है। और बस वहाँ पर जानवी को रखवा दो। जानवी चुपचाप खड़ी
उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सुहानी कर क्या रही है। अमन सुहानी को घूरता है और कहता है, ऐसे कैसे किसी भी पोस्ट पर रखवा दूं? मैं कंपनी का मालिक थोड़ी हूँ जो जब मन किया किसी को भी जॉब दे दूं। तभी जानवी भी अमन की सपोर्ट करते हुए कहती है, हाँ सुहानी, ये सही कह रहे हैं, ऐसे कैसे मुझे जॉब मिल जाएगी? सुहानी अजीब मुंह बना लेती है और कहती है, मुझे तो लगा था कि ये कुछ काम का होगा, पर यह तो, खैर चल जानवी, किसी और जगह चलते हैं, कोई तो हमारी मदद कर ही देगा। वैसे कुछ दिन पहले कोई कह रहा था कि ओबराय कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसकी मर्जी के बिना कंपनी में पत्ता तक नहीं हिलता। पर खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर सारे ही फेगूचंद पड़े हैं। सुहानी की बात सुन अमन उसे आंखें छोटी कर देखता है और कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मिस जानवी के लिए कोई जॉब मिल जाए। तभी सुहानी आंखों में चमक लिए उसे देखती है और कहती है, मैं तुम्हारा ये काम भी आसान किए देती हूँ। तुम्हें याद है 2-3 दिन पहले तुम कितने परेशान थे कि अपने बॉस के लिए कोई पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, तो असिस्टेंट बनने के लिए जानवी है ना? अमन अपना सिर हिला देता है और कहता है, वो तो ठीक है, पर सर को मेल असिस्टेंट चाहिए। लड़कियों को तो वो अपने आसपास भी नहीं भटकने देते, और सर के साथ रहकर काम करना किसी के लिए सबसे मुश्किल काम है। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं और सुहानी अमन से कहती है, ठीक है, फिर अगर कुछ हो तो हमें बता देना। अमन हाँ में सिर हिलाता है और फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। सुहानी और जानवी दोनों अस्पताल जाने के लिए निकल जाती हैं। तभी रास्ते में सुहानी जानवी से कहती है, तू लड़का बन सकती है क्या? जानवी हैरानी से उसे देखती है और कहती है, क्या मतलब है तेरा? सुहानी उसे देखते हुए कहती है, देख, अमन के बॉस को मेल असिस्टेंट चाहिए और तुझे जॉब। ऐसे में अगर तू थोड़ा गेटअप बदल ले और उनकी असिस्टेंट बन जाए तो? जानवी सुहानी को आंखें छोटी किए हुए देखती है और इससे समझदार सुहानी समझ जाती है कि उसका आइडिया बहुत खराब था और वो चुप कर जाती है। कुछ ही देर में वो दोनों अस्पताल पहुंच जाती हैं कि तभी जानवी की नज़र डॉक्टर पर पड़ती है, जो अभी अभी उसकी दादी के कमरे से निकले थे। जानवी और सुहानी जल्दी से उनके पास जाती है और जानवी डॉक्टर से पूछती है, अब मेरी दादी कैसी हैं? डॉक्टर जानवी से कहता है, आप उनके साथ हैं ना? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, तो प्लीज़ मेरे केबिन में आइए। जानवी हाँ में सिर हिलाती है और सुहानी को दादी के पास छोड़ खुद डॉक्टर के पीछे चली जाती है। काफ़ी देर बाद जानवी वहाँ से आती है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वो आकर दादी के पास बैठ जाती है। वो अभी सो रही थी और वो उनका हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। सुहानी उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, क्या कहा डॉक्टर ने? जानवी खुद को थोड़ा संभालते हुए कहती है, वो डॉक्टर ने कहा कि दादी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा और उसके लिए कम से कम 10 लाख तक का खर्च आ जाएगा। अब मैं कहाँ से इंतजाम करूँ इतने पैसों का? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सुहानी। सुहानी उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, सब ठीक हो जाएगा। जानवी कुछ सोचने लग जाती है और फिर सुहानी से कहती है, मेरी एक मदद करेगी? उसकी बात सुन सुहानी हाँ में सिर हिलाती है और फिर वो दोनों बाहर चली जाती हैं। अगले दिन ओबराय मेंशन में साहित्य हमेशा की तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और अंश भी अपने कॉलेज चला जाता है और बाकी सब भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। साहित्य अभी ऑफिस पहुंचा ही था कि उसके पास अमन दौड़ता हुआ आया और बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चला जाता है। उसके बिना परमिशन अंदर आने के कारण साहित्य उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरता है, तो अमन को महसूस होता है कि अभी अभी उसने क्या गलती की है, और वो वापस बाहर जाने लगता है कि उसके कानों में साहित्य की आवाज़ पड़ती है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, जो कहना है जल्दी कहो। अमन के पास बहुत थोड़ा समय था, इसलिए वो जल्दी जल्दी बोलने लग जाता है। सर, आपने मुझे आज तक का ही समय दिया था, तो मैंने आज के आज आपके लिए एक अच्छा असिस्टेंट ढूंढ लिया है, पर वो काम में थोड़ा नया है, पर वो चीज़ें जल्दी सीख जाता है। आप जैसा कहोगे वो वैसा ही करेगा। साहित्य उसे बिना देखे अपनी शांत पर कठोर आवाज में कहता है, कहाँ है? साहित्य के अप्रूवल के बाद अमन बाहर खड़े एक लड़के को इशारा करता है और अंदर आने को कहता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।